नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि हमने पिछले हिंदी के 2 सेशन लिए थे जिसमें आपका स्वर और व्यंजन करवा रहे थे, तो स्वर हमने काफी हद तक आपका पूरा करवा दिया था। स्वर के सारे के सारे प्रकार आपके कंप्लीट करवा दिए थे। कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है, ये भी स्वर की मात्राएं रह गई थी, तो मात्राएं आज डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ व्यंजन के भी आपके काफी प्रकार, उनकी उत्पत्ति कहाँ से, उनका उच्चारण होता है मुख के किस भाग से, चाहे आपका दंत हो, मूर्धा हो, कोमल तालु हो, कंठ हो, कोई भी मतलब कहीं से भी जो उच्चारण या ध्वनियां निकलती हैं, तो वो सब हमने आपकी डिस्कस करवा दी थी। कुछ चीजें अपनी रह गई हैं, वो सब आज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले अंतस्थ व्यंजन में हमने 4 बताए थे आपको, या, रा, ला और बा, जिसमें हमने बताया था कि या और बा इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या अल्प व्यंजन के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? अल्प व्यंजन के रूप में। ये अगर रा की बात करें तो रा को कहते हैं लुंठित व्यंजन। क्या कहते हैं भैया? लुंठित व्यंजन। अगर ला की बात करें तो ला क्या हो जाता है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो जिन चीजें थी, साथ ही साथ हमने आपको बता दिया था या कहां से निकलता है, रा कहां से निकलता है। लेकिन रा को ही प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और रा अगर कहा जाए कि कहां से निकलता है, तो ये हमारा निकलता है तालु से। तालु से निकलता है कि मूर्धा से निकलता है? तालु से निकलता है, याद रखिएगा। रा अपना तालु से निकलता है। ठीक है, तो तीन चीजें अगर नोट करनी हो तो नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो जो शेष रह जाता है वो सब यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा। तो यहां तक तो हो गया था। ठीक है, हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इतना होने के बाद इसको थोड़ा देख लेना, ये तालु है कि मूर्धा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर लेना। हमारे ख्याल से तालु ही होना चाहिए, लेकिन या और वा चलता है। तालु, या, वा। इसकी बात, मूर्धा की बात की जाए तो मूर्धन होना चाहिए। इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं तो होता है एक स्पर्शी व्यंजन। क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन। और ये स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं? अपना कावर्ग हो जाएगा। कावर्ग, का खा गा गाना, चा चा जा जाना, टा ठा डा डाना, ताता दादाना और पापा बाबा माँ, ये 3 कटप, कटप्पा के नाम से भी आप याद कर सकते हैं इसको। तो कावर्ग, टावर्ग और पावर्ग, इन तीनों को हम किससे जानते हैं? स्पर्शी व्यंजन के रूप में। ठीक है, अगर बात करते हैं, एक सुना होगा आपने स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, क्या सुना होगा? स्पर्श संघर्षी। संघर्षी, देखो, संघर्षी का मतलब होता है संघर्ष करने वाला, यानी कि संघर्ष हो। एक प्रकार से कहा जाए जिनको बोलने में आपको संघर्ष या दम लगानी पड़े, स्पर्श संघर्षी हो जाएगा। स्पर्शी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जीभ उस भाग को स्पर्श करे और उनका उच्चारण हो जाए। जैसे का, खा, गा लगे कि स्पर्श कर रहा है, लेकिन जीभ छुएगी नहीं। जैसे आप का बोलोगे, का, खा, गा, घा, णा, तो जीभ में कोई हरकत नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको सिर्फ स्पर्शी। लेकिन स्पर्श संघर्षी कहा जाए तो इसके बाद में आता है का, खा, गा, घा, चा। जब चा बोलोगे तो आपको लगेगा कि आप दम लगा रहे हो, एक प्रयत्न कर रहे हो, उसी को कहते हैं। तो स्पर्श संघर्षी में कौन कौन हो जाएंगे? जो बचे हुए हैं, जैसे का, खा, गा, घा, चावर और तावर, ये दोनों के दोनों कहां से हो जाएंगे? स्पर्श संघर्षी में। लेकिन अगर कहा जाए सिर्फ और सिर्फ संघर्षी, अगर क्या कहा जाए? संघर्षी, तो संघर्षी होते हैं हमारे वही जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? चाहे वो सा हो, ए वाला, चाहे वो रा वाला सा हो, या ऐसा सपेरा वाला, और इसी के साथ में हा। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में हो जाएंगे? हमारे संघर्षी व्यंजन में। हा को ही हम क्या बोलते हैं? इस हा को बोलते हैं हम काकल्य व्यंजन। क्या बोलते हैं भैया? काकल्य व्यंजन। बहुत बार आया हुआ। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। हा को काकल्य व्यंजन बोलते हैं, या को या वा को बोलते हैं अल्प व्यंजन, रा को बोलते हैं लुंठित व्यंजन, और ला को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और स्क्रीनशॉट निकालना हो तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। इतना हो जाए तो कमेंट करिएगा जल्दी से, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या बचा है? कुछ बचा है क्या? नहीं, और नहीं बचा है। ठीक है,
हमने बताया था जो का खा गा घ णा है, तो एक ड़ा होता है ढक्कन वाला और एक ढा होता है ढक्कन वाला। तो देखो दो प्रकार से द्विगुण व्यंजन या फिर उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से दो आते हैं। क्या आते हैं? एक होता है ऐसा ड़ा वाला, यहाँ पे बिंदी, और इसी के साथ में एक ड़ा होता है जिसकी यहाँ पे बिंदी। इन दोनों को उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से जानते हैं। किससे? उच्छिष्ट व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन। क्या? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं सघोष अघोष की। किसकी? सघोष अघोष की। तो उसके लिए तो हमें चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना नोट हो जाए तो कमेंट करिएगा कि ओके सर, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए पूरा चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण। ठीक है, ये सब के सब एक ही चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हटाते हैं यहां से। आशा करते हैं चीजें स्पष्ट हो रही होंगी और नोट भी कर लिया होगा। आज हमने थोड़ी लाइट वगैरह सब कुछ सही की है ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिख सके। ठीक है, बड़े आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, और सिर्फ पढ़ेंगे वही जो पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, बिना फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। तो बात करते हैं सघोष और अघोष की। तो जितने भी स्वर हैं आपके, थोड़ा सूझ जाए, तो जितने भी आपके स्वर होते हैं तो सा से स्वर और सा से सघोष याद रखना। हो गया ना? अगर जितने भी सारे स्वर पूछे जाए का गा णा से अम महा तक, तो अम हा तो अयोगा की संज्ञा में आ जाते हैं, उनको छोड़ के। और अम और हा का कहा जाए तो वो क्या होते हैं? अपने अनुनासिक होते हैं। और अनुनासिक जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? कंठ से और नाक दोनों से बोले जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो जितने भी समस्त स्वर होते हैं क्या होते हैं? समस्त स्वर। तो समस्त स्वरों को किसकी श्रेणी में रखा गया है? सघोष की। सघोष का अर्थ क्या होता है? जिनको बोलने में घर्षण पैदा हो। सघोष होता है अघोष, अघोष में घर्षण नहीं होगा, सघोष में घर्षण होगा। तो सघोष की संख्या में क्या आएंगे? समस्त स्वर। और स्वर के अलावा जो व्यंजन आते हैं वो हम आपको चार्ट में बता देंगे। और इसके अलावा जितने भी व्यंजन और स्वर वो व्यंजन बचे जाते हैं वो सब किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। तो व्यंजन में सारे अघोष में नहीं रहते हैं। कुछ व्यंजन है जिनको सघोष की संज्ञा दी गई है। और अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है ये भी बता देते हैं। अल्प प्राण होता है ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में आपकी कम ध्वनि निकले, कम गर्माहट निकले या कम ध्वनि निकले, कम सांस निकले। प्राण मतलब वायु और प्राण मतलब अल्प प्राण मतलब कम वायु। कम वायु निकले तो अल्प प्राण की संज्ञा, और ज्यादा वायु निकले तो उसमें क्या होता है? महाप्राण। ठीक है, तो क्या? अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष, ये सब हम एक चार्ट में समझा देते हैं। तो पहले लिखते हैं पूरा का से पापा बाबा मां तक पूरा लिखते हैं। का खा गा घा ढा, चा छा जा झा इया, ता था दा धा ता था दा धा ना, पा फा वा भा और मा। ये अपने कितने हो गए? 5 वर्ग हो गए। का वर्ग एक कुछ भूल गए? का खा का गणा टाटा टाटा तो भूल ही गए। टा ठा टा ठा डा ढा डा ढा ना। ठीक है, तो देखो ये 5 अपने वर्ग हो गए। कावर, चावर, टावर, तावर्ग और पावर्ग, 5 वर्ग। अगर हम कहा जाए कि इसमें सघोष और अघोष कौन से होते हैं तो देखो बोल के देख लो। सघोष मतलब जिसमें घर्षण पैदा हो। तो पूरे दिख रहे हैं ना? हाँ पूरे दिख रहे हैं। का खा गा घा णा। तो देखो पहला और दूसरा छोड़ दो। का खा गा घा णा। तो तीन से 3 जो है उनमें थोड़ी ज्यादा दम लग रही है, तो ये सब क्या हो जाएगा भाई? सघोष। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। तो ए वाला हो जाए वर्ग, चाहे ए वाला हो जाए, चाहे ए वाला हो जाए। तो अगर इसे नंबर दे दें, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5,
ठीक है। तो देखो तीन, अगर सगोस की बात की जाए, सगोस व्यंजन में, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3, 4 और 5। ये क्या हो जाएंगे हमारे? सगोस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सगोस। इसी के बाद में अगर अघोष की बात करें तो बच गए हैं कितने? पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। तो यहां पे कर लो अघोष। तो अघोष में कौन कौन से बच जाते हैं? अघोष में बच जाते हैं पहला और दूसरा। और अल्प प्राण हमने महाप्राण में बता दिया, तो बोल के देख लेते हैं। का, खा, गा, घा, णा। तो देखो किसमें ज्यादा वायु निकल रही है? का, खा, गा, घा। तो ज्यादा वायु निकल रही है दूसरे में और चौथे में। तो देखो महाप्राण कौन कौन से हो जाएंगे? महाप्राण जिसमें ज्यादा वायु निकल रही है। तो महाप्राण किसमें किसमें निकल रही है? दूसरे में और चौथे में। और अगर बात करें अल्प प्राण की, तो जिसमें कम वायु निकल रही थी, तो कम वायु किसमें निकल रही है? पहले में, तीसरे में और पांचवें में। पहले में, तीसरे में और पांचवें में। इतना नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, करिएगा इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। हुआ। इसके बाद में ये तो हो गए थे आपके 25। अभी क्या बचे हैं? आपने अंतस्थ व्यंजन बचे हैं, ऊष्म व्यंजन बचे हैं, ये बचे हैं ना। तो देखो सघोष में सा से सघोष होता है, तो जितने भी सा वाले बचे जाते हैं वो सघोष में नहीं होगा, वो किस में होगा? अघोष में। जैसे ए वाला सा हो जाए, चाहे ए वाला सा हो जाए या ए वाला सा हो जाए, तीनों के तीनों किस में आ जाएंगे? अघोष में। और सघोष की बात करें तो जो काकल्य व्यंजन है यानी कि हा हो गया, और अंतस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, ला और बा, चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन और एक हा काकल्य व्यंजन, ये आ जाएगा सघोष की श्रेणी में। और अघोष की श्रेणी में आ जाएंगे तीनों सा। ऐसी बात करें अगर महाप्राण की और अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण में आ जाते हैं हमारे क्या? अंतस्थ व्यंजन। आ से अल्प प्राण और आ से अंतस्थ, क्या? या, रा, ला और वा। ये सब केस में हो जाएंगे हमारे अल्प प्राण में। महाप्राण में क्या आ जाएगा? सा, 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 हा, चारों, यानी कि क्या? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन की सारे के सारे किस में आ जाएंगे? हमारे महाप्राण में। ठीक है, तो इतना चार्ट नोट कर लीजिएगा। इस चार्ट से आपको देखो क्या क्या शब्द मिल रही है। जितने भी सघोष होते हैं वो सब समझ में आ जाएंगे, जितने भी अघोष होते हैं वो सब समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में अल्प प्राण महाप्राण कौन कौन से होते हैं ये सब समझ आएंगे। सारा का सारा चारों चीजें यहाँ से स्पष्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट, और नोट करना हो तो नोट कर लो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो हटाते हैं इसको। तो जितने भी प्रकार से हमारे व्यंजन थे ये हुए। व्यंजन में और भी कुछ होता है? हाँ, संयुक्त व्यंजन बचे हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 4 प्रकार के व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन के रूप में जाना जाता है। मतलब 2 व्यंजन से मिलके जो अन्य व्यंजन बनता है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो 4 कौन से हो जाएंगे? एक तो श्रा हो जाएगा, श्रा, श्रावस्ती वाला, श्री वाला, श्रीमती, श्रीमान, वो हो जाएगा श्रा। उसके बाद में छत्रज्ञ। ये चारों के चारों कहां पे आ जाएंगे? अपने संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन एक बार पीसीएस में आया हुआ है। संयुक्त व्यंजन को ही व्यंजन गुच्छ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखो संयुक्त व्यंजन, और इसका दूसरा कोई नाम अगर आ जाए, जैसे ऑप्शन में ना हो, तो इसको ही व्यंजन गुच्छ के नाम से भी जानते हैं। व्यंजन गुच्छ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। होते कितने? 4 होते हैं। सबसे पहला होता है श्रा, जो बनता है सिर प्लस रा से। ठीक है, इसके बाद में आता है छ, ये बनता है का प्लस सा से, का प्लस ए वाला सा। त्रा,
त्रा बनता है ता प्लस रा से, छ त्र और ज्ञा बचता है, तो ज्ञा बनता है आपका जा प्लस इया से। लो भैया ये नोट कर लो आप। तो ये हो गए थे हमारे संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन के जितने भी प्रकार है, जितने प्रकार की उनकी उत्पत्ति होती है, तो वो सब हमने आपकी डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब आता है मात्राएं। तो थोड़ा 1 मिनट का सेशन है, मात्राओं और कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो जितने भी स्वर होते हैं सभी को सीधा सीधा जब व्यंजन में प्रयोग किया जाता है या किसी पद में या कोई शब्द बनाया जाता है, शब्द रचना की जाती है, तो मात्रा के रूप में होता है। और मात्रा किस प्रकार से होती है तो वो भी हम बता देते हैं कि किसकी कौन सी मात्रा है, तो वो भी जरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका स्वर और व्यंजन पूरी तरह से निपट जाता है। और इसके बाद में हम आपको करवाएंगे चिन्ह, और चिन्ह में भी इतने सारे चिन्ह जो आपने अभी तक शायद ही पढ़े हो, जैसे प्रतिचिन्हवाचक चिन्ह हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया। ठीक है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ये सब आपके डिस्कस किए जाएंगे। लोप चिन्ह क्या होता है, सब कुछ। लाघव चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मात्रा पढ़ते हैं। तो स्वर की मात्राएं देख लो, मात्राएं देखो यहाँ पे ए आया है, ए नहीं आया, मात्राएं नहीं है, मात्राएं हैं। तो देखो छोटा आ का कुछ नहीं, बड़ा आ का डंडा, छोटी ई का छोटी मात्रा, बड़ी ई की बड़ी मात्रा, ऊ का उल्टा लातुर, बड़े ऊ का बड़ा लातुर। इसके बाद में आता है ऋषि। क्या आता है, ऋषि, और ऋषि का होता है नीचे से रेप। इसके बाद में आता है अय, इसकी होती है एक मात्रा। इसके बाद में आता है अय, इसकी होती है 2 मात्राएं। फिर आता है ओ, इसका होता है एक डंडा एक मात्रा। फिर औ, इसकी होता है एक डंडा 2 मात्रा। फिर आता है अम, इसकी होती है सिर्फ और सिर्फ बिंदी, कई जगह आपने चांद बिंदी पढ़ी होगी। और एक होता है आहा, जो किसी भी विस्मयादि बोधक में काम करता है, पीछे से 2 बिंदी। ठीक है, तो ये सब आपकी मात्रा है, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला टर्न जब होगा तो आपके क्या चिन्ह सारे डिस्कस कर लिए जाएंगे। जितने भी प्रकार के हिंदी में चिन्ह होते हैं वो सब, चाहे वो आपका लोक चिन्ह हो गया है, लाघव चिन्ह हो गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया है। ठीक है, और विवरण चिन्ह हो गया है, हंस पद चिन्ह हो गया है, बहुत सारे चिन्ह हैं, तो वो सब डिस्कस कर लिए जाएंगे। आशा करते हैं चीजें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज सेशन को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट डालें ताकि हमें समझ में आए कितनी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। दोस्तों को भी होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये सब आते हैं, सारे रिपीट ही हैं। बहुत छोटा आता है, पता चले ऐसी बिंदी रखी गई है और आपसे पूछ लिया जाए एक किसकी मात्रा है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और कहाँ से बना देगा, जितना बचता है ऐसे ही सब कुछ आता है। ठीक है, तो हंसते रहिए, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।